नाउ चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, जो आगे के अमेंडमेंट्स है उसको कवर करते हैं। एक और जो बड़ा चैप्टर जिसमें अमेंडमेंट्स उन्होंने किए हैं, उसमें एक है एग्जम्पशंस। ठीक है, सो मेजर अमेंडमेंट्स आप बोल सकते हो एग्जम्पशन चैप्टर में। ओके, बट इजीली आपको समझ में आ जाएंगे कि क्या अमेंडमेंट्स उन्होंने किए। सो उन्होंने अमेंडमेंट ये किया हुआ है, द फॉलोइंग सर्विसेज आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। मतलब कुछ जगहों पे जहां पे एग्जम्पशन मिलता था, ठीक है, वो एग्जम्पशन को उन्होंने क्या कर दिया है दोस्तों, रिमूव कर दिया है। एक बार आप कंफर्म कर दीजिएगा वॉइस, वीडियो और स्क्रीन क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो बताइए। यस सर। क्लियर है? ठीक है, तो हम बात इसके बारे में कर रहे थे कि जो एग्जम्प्टेड सर्विसेज हैं, तो एग्जम्प्टेड सर्विसेज में कुछ एग्जम्पशंस जो है वो उन्होंने रिमूव कर दिए। रिमूव से मेरा मतलब ये है कि लाइक पहले एग्जम्पशन उसका कवर होता था, अभी कवर नहीं होता है। तो इसमें आपको दिया हुआ है नंबर 3, दैट प्योर सर्विसेज के बारे में आपने सुना होगा। प्योर सर्विसेज जिसमें गुड्स नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ सर्विस वाला एलिमेंट होता है। कुछ कंपोजिट सर्विसेज मतलब कंपोजिट सप्लाई भी होते हैं। कंपोजिट सप्लाई मतलब जिसमें एलिमेंट ऑफ गुड्स एंड एलिमेंट ऑफ सर्विस दोनों इंक्लूड होता है। सो इसमें लिखा है प्योर सर्विसेज एक्सक्लूडिंग द वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस और अदर कंपोजिट सप्लाई इन्वॉल्विंग द सप्लाई ऑफ एनी गुड्स प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। मतलब अगर आप प्योर सर्विसेज किसको देते हो, गवर्नमेंट को देते हो। अदर देन वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पे जीएसटी लगता है। कंपोजिट सप्लाई जिसमें 25% से ज्यादा आपका क्या होता है, गुड्स का वैल्यू होता है, ठीक है, उन सब पे लगता है जीएसटी। 25% से कम होता है तो नहीं लगता है, वो नीचे दिया हुआ एंट्री आपको। सो कंपोजिट सप्लाई, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, सप्लाई ऑफ एनी गुड्स, उस पे जीएसटी लगता है, मतलब उस पे कोई एग्जम्पशन नहीं मिलता है। ठीक है, अगर आप सप्लायर हो और गवर्नमेंट को गुड्स सप्लाई करते हो तो जीएसटी लगता है। सर्विसेज देते हो, अगर प्योर सर्विसेज होगी तो एग्जेम्प्ट होगा, अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वाली सर्विसेज होगी तो टैक्स लगेगा, अगर कंपोजिट वाली हुई जिसमें गुड्स का वैल्यू 25% से ज्यादा हुआ तो जीएसटी लगेगा। ठीक है, तो पहले क्या था दोस्तों, पहले ये था कि गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंटल अथॉरिटीज, यूनियन टेरिटरी, देन लोकल अथॉरिटीज, सब कुछ कवर कर दिया था, सब कुछ। ठीक है ना, एवरीथिंग इज कवर्ड। बट अभी उन्होंने क्या अमेंडमेंट किया, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अमेंडमेंट ये उन्होंने किया है कि जो सर्विसेज की हम बात करते हैं, ठीक है, वो सर्विसेज जो गवर्नमेंट को आप देते हो वही सर्विसेज कवर होगी। अभी गवर्नमेंटल अथॉरिटी या फिर अगर आपने गवर्नमेंट एंटिटी को सर्विसेज प्रोवाइड की होगी तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगा प्योर सर्विसेज का। मतलब गवर्नमेंट एंटिटी एंड गवर्नमेंटल अथॉरिटीज जो होती है, मतलब वो लोग गवर्नमेंट नहीं होते बट गवर्नमेंट के थ्रू उनका कंट्रोल होता है। ठीक है, गवर्नमेंटल अथॉरिटीज होती हैं, उनके केस में कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो इन्होंने क्या लिखा है देखो, ओमिटेड विद इफेक्ट फ्रॉम। तो इसमें लिखा है कि गवर्नमेंटल अथॉरिटी एंड द गवर्नमेंट एंटिटी ओमिटेड, मतलब वो दोनों नाम निकाल दिए उन्होंने। मतलब अगर आप इनको सर्विसेज दोगे तो अभी जीएसटी लगेगा। मतलब प्योर सर्विसेज अगर आप गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को दोगे, स्टेट गवर्नमेंट को दोगे, जहां पे सीधा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आप बात कर रहे हो, तो उस केस में नहीं लगेगा जीएसटी। बट अगर गवर्नमेंटल अथॉरिटीज होगी, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंटल अथॉरिटी? तो इसमें लिखा हुआ है, नीचे आपको दिया हुआ है कि जो ऐसी अथॉरिटी जो सेटअप हुई है अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और ऐसी गवर्नमेंट और ऐसी एस्टैब्लिशमेंट जिसमें 90% से ज्यादा पार्टिसिपेशन किसका होता है, तो गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, तो ये उन्होंने अमेंडमेंट ये किया है कि एग्जम्पशन दिया नहीं है, बट जो एग्जम्पशन था वो वापस ले लिया है। ठीक है ना, तो इफ यू आर अ सप्लायर ऑफ सर्विसेज एंड यू आर प्रोवाइडिंग द प्योर सर्विसेज, एंड अगर इन लोगों को सर्विसेज दोगे तो उस पर जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रहे। कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन विच द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट कंस्टिट्यूट मोर देन 25%। तो मैंने आपको लेक्चर में भी बताया था कि 25% से कम वैल्यू वाला सप्लाई होता है तो उस पर जीएसटी नहीं लगता। अगर कंपोजिट सप्लाई होगा तो, अगर 25% से ज्यादा होगा तो लगेगा। उसमें भी सेम अमेंडमेंट है। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यूनियन टेरिटरी, उनके केस में एग्जेम्प्ट है। बट गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी का नाम उन्होंने निकाल दिया। बोले अगर आप इन लोगों को दोगे तो उस केस में जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, ये उन्होंने एक अमेंडमेंट किया है जो एग्जाम में आ सकता है। तो आपको है ना, मान लो एग्जामिशन का सम पूछा और आप प्योर सर्विसेज दे रहे हो गवर्नमेंट को, फिर बाद में एकदम से आया गवर्नमेंटल अथॉरिटी सेटअप अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, या तो फिर
मान लीजिए कि 90% से ज्यादा कंट्रोल वाला क्वेश्चन आपको पूछ लिया, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उस केस में एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, उस केस में हम क्या लगा देंगे, टैक्स लगा देंगे। ठीक है, ये ध्यान रहे। ओके, सो ये एक बड़ा अमेंडमेंट है, आप ऐसा मान सकते हैं। एंट्री नंबर 15 में एक अमेंडमेंट उन्होंने किया है, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर विथ और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग्स बाय, उसमें दिया हुआ है बाय एयर एम्बार्किंग फ्रॉम और टर्मिनेटिंग इन एन एयरपोर्ट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। तो आपको पता होगा कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के और बागडोगरा इन द वेस्ट बंगाल, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट जो है वेस्ट बंगाल का, अगर वहां से कोई फ्लाइट निकलता है या एम्बार्क होता है, मतलब टर्मिनेट होता है या एम्बार्क होता है, तो उस केस में हम जीएसटी नहीं लगाते। बट अभी उन्होंने क्या किया दोस्तों, एक नोटिफिकेशन ये इशू किया है कि अगर आप इसका टिकट कहां से बुक करते हो, इको के थ्रू बुक करते हो, किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, अगर आप इस टिकट्स को बुक करते हो, तो उस केस में कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये उन्होंने नया इंसर्ट किया, ये अमेंडमेंट हुआ है, बाकी तो एज इट इज ही है। तो इसमें लिखा हुआ है विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of January 2022, notification dated on 18th of November 2021 provided that nothing contained in the item B and C above shall apply to service applied through an eco electronic commerce operator and notified under subsection 5 of section 9 of the Central Goods and Service Tax Act 2017. Okay, okay. It means the exemption on service of transportation of passenger with or without accompanied belongings by non-air conditioner contract carriage other than the radio taxes for the transportation of passenger excluding for the tourism के लिए होता है, तो आपको पता है टैक्स लग ही जाता है। Stage carriage other than the air conditioner stage carriage shall not be available if service are supplied through the electronic commerce operator। तो मैंने बताया इको के थ्रू अगर आप सर्विसेज लोगे, चाहे कोई भी नेचर का सर्विसेज आप लेते हो, तो उस केस में जीएसटी लग जाएगा। जितनी भी सर्विसेज अभी इको प्रोवाइड कर रहा है, उन सब पे गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया। ओके, ये ध्यान रखें। सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर विथ और विदाउट अकोमोडेटेड बिलोंगिंग्स बाय रेलवे इन अ क्लास अदर देन, क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट क्लास, एयर कंडीशनर कोच, इन सब पे जीएसटी लगता है, आपको पता होगा। एसी कोच में आप ट्रैवल करते हो तो लगता है। ठीक है, मेट्रो, मोनोरेल, ट्रामवे पे नहीं लगता, इनलैंड वाटरवेज पे नहीं लगता, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अदर देन प्रीडोमिनेंटली फॉर टूरिज्म, अगर टूरिज्म पर्पस के लिए अगर यूज कर रहे हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो लगता है उन सब पे जीएसटी। मीटर्ड कैब एंड ऑटो रिक्शा, इन सब पे नहीं लगता, बट अगर मान लो कि ये ई रिक्शा है, ठीक है, जैसे आपने उबर या उन सब में देखा होगा, तो इन दैट केस वो ई रिक्शा वगैरह होगी, तो उस केस में हम जीएसटी लगा देते हैं। बट इन सब में आपने अगर किसकी हेल्प ली है दोस्तों, अगर इन सब में आपने किसकी हेल्प से बुकिंग किया है, इको की हेल्प से बुकिंग किया है, तो जीएसटी एग्जेम्प्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे वही लिखा है, द एग्जेम्पशन ऑन सर्विसेज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर विद और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग्स बाय मीटर कैब्स एंड द ऑटो रिक्शा इंक्लूडिंग द ई रिक्शा shall not be available if such services are supplied through electronic commerce operator are notified under subsection 5 of section 9। तो उस पे जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो अगर इको के थ्रू अगर ये सारी सर्विसेज, मतलब आपको पता है कि आप उनके प्लेटफॉर्म पे जाके सर्विसेज नहीं ले रहे हो, बट कोई थर्ड पार्टी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है उनके प्लेटफॉर्म से जाके अगर कोई सर्विसेज ले रहे हो, तो उस केस में हम जीएसटी चार्ज करें। ओके, कोई एग्जम्पशन अभी मिलेगा नहीं। तो सर्विस बेस्ड एग्जम्पशन तो है, लेकिन सर्विस अगर आपने डायरेक्टली जो सर्विस प्रोवाइडर है उससे ली होगी तो एग्जम्पशन मिलेगा। बीच में अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर से लिया होगा तो एग्जम्पशन मिलेगा नहीं। ठीक है, ये वो लोग बताना चाहते हैं। ये बड़े अमेंडमेंट्स माने जाते हैं, भले ही हमने इसको क्या किया, वो इको वाला पॉइंट हमने डिटेल में डिस्कस किया था, इसकी वजह से हम इतना इजीली कर पाए। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। एनी डाउट्स इन दिस? कोई डाउट? एंट्री नंबर 3A समझ नहीं आया क्या? 3A में क्या नहीं समझ आया? कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई का मतलब क्या होता है, जहां पे गुड्स भी इन्वॉल्व है, ठीक है ना, और सर्विसेज भी इन्वॉल्व है। तो अगर गुड्स का पोर्शन मान लीजिए कि लाइक 25% से ज्यादा हुआ,
तो उस केस में हम आपको एग्जाम्पशन नहीं देंगे। अगर 25% से कम होगा तो ये एग्जाम्पशन मिलेगी। दैट इज अ कंपोजिट सप्लाई। प्योर सर्विस मीन्स इन दैट वो सर्विसेज के अंदर एलिमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व नहीं है, ओनली सर्विस कंपोनेंट ही इन्वॉल्व है। तो अगर सिर्फ सर्विस कंपोनेंट ही इन्वॉल्व होगा तो फिर उस केस में हम उसको प्योर सर्विस, ठीक है। तो कंपोजिट सप्लाई में ये ध्यान रखना है आप। और कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नाउ रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट तो है, बट काफी छोटा अमेंडमेंट है, देख लेते हैं। उसमें कुछ प्रोविजनल उन्होंने ये चेंज किए हैं कि अभी जो रजिस्ट्रेशन, मतलब कोई लिमिट में चेंजेस उन्होंने नहीं किए, बट एक प्रोसीजर उन्होंने चेंज किया है। सो अभी कुछ केसेस में जो रजिस्ट्रेशन आपको मिलता है, ठीक है ना, उसके अंदर आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी हो चुका है, ठीक है। विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन आपको जीएसटी नंबर नहीं मिलेगा। तो जो न्यू रजिस्ट्रेशन है उनके साथ भी ये है, और एज वेल एज जो एग्जिस्टिंग जिनको हमने रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया है उनके लिए भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल होता है। सो एक प्रोविजन उन्होंने चेंज किया हुआ है, ठीक है। तो उसको उस तरह से रीड करते हैं, एग्जाम में पूछ सकते हो लोग। आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी फॉर द न्यू रजिस्ट्रेशन as well as the existing registered person under GST. So एक फ्लो आपको दे रखा है, ठीक है। वो फ्लो को हम समझते हैं। नंबरिंग आपको दिया हुआ है 1, ठीक है, 2, देन 3, देन आपको दे रखा है 4, ओके, देन 5, देन 6, देन 7, देन 8 एंड 9, ठीक है। ये नंबरिंग कुछ इस तरह से दिया है, तो हमें उसी फ्लो में पढ़ना है। तो सबसे पहले तो क्या होगा, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जीएसटी रैग 1, मतलब जो आपको फॉर्म वगैरह फिलअप करना है, ठीक है, रेगुलेशन 1 जो है वो आपको फिलअप करना है, इन विच यू हैव टू गिव द पैन कार्ड डिटेल्स एंड जो आपका नाम वगैरह मैच होना चाहिए। फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ नीड अराइज थ्रू द जीएसटी इन पोर्टल, ये आपका फॉर्म 1 होगा। फिर जीएसटी रैग 2 में जाना है आपको, जिसमें आपको सारी डिटेल्स जो बिजनेस के रिलेटेड है, जैसे कौन ऑथोराइज पर्सन है, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव कौन है, सिग्नेचरी अथॉरिटी कौन है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, इज देयर एनी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, समथिंग लाइक दैट, वो आपको सब मेंशन करना है उसमें। देन नंबर 3, एप्लीकेशन इज फाउंड टू बी, क्या लिखा हुआ है, डेफिशिएंट, मतलब कुछ कागज आपने कम अपलोड किए। मतलब जैसे आपने रेंट एग्रीमेंट है तो रेंट एग्रीमेंट अपलोड किया है, बट रेंट एग्रीमेंट में जो एड्रेस है वो ठीक से मेंशन नहीं किया है, तो वो लोग आपसे म्युनिसिपल कॉपी मांगेंगे या इलेक्ट्रिसिटी बिल मांगेंगे, तो वो एडिशनल डॉक्यूमेंट आपसे मांग सकते हैं। तो यस, अगर उसके अंदर मान लो डेफिशिएंसी पाई गई, तो वो लोग क्या करेंगे, वो आपको नोटिस इश्यू करेंगे। नोटिस मतलब आपसे क्लैरिफिकेशन मांगेंगे कि ये सब डॉक्यूमेंट्स इसमें डेफिशिएंट है, आप हमें प्रोवाइड कर दो। प्रॉपर ऑफिसर विल इश्यू द सो कॉज नोटिस इन द फॉर्म जीएसटी रैग 03 within 7 working days। अर्लियर कितना था, 3 दिन, पर अभी बढ़ा के 7 दिन कर दिया। फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, मतलब 7 दिन में करेंगे। अगर मान लो डेफिशिएंसी नहीं है, डेफिशिएंसी नहीं है, तो एप्लीकेंट अंडरगो the Aadhaar number authentication and also submit the biometric information along with the photographs and the other KYC documents successfully, and Aadhaar authentication जो mandatory है। और अगर सब कुछ हो चुका है तो in that case the registration shall be granted in form GST Reg 06 within 7 working days। earlier कितना था, 3 दिन of submission of application। registered person who has been issued a certificate of registration under GST shall undergo the authentication of Aadhaar number of proprietor
पार्टनर मतलब मान लो कि पार्टनरशिप फर्म है तो आधार ऑथेंटिकेशन पार्टनर का होगा, फर्म का तो आधार कार्ड होगा नहीं। मान लो कि लाइक कंपनी है तो कंपनी का आधार कार्ड नहीं होगा तो उसके इसमें मैनेजिंग डायरेक्टर का आधार ऑथेंटिकेशन होगा, होल टाइम डायरेक्टर है तो उसका होगा, मतलब जो भी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है उसका आधार ऑथेंटिकेशन। ठीक है, मैनेजिंग कमेटी, ऑथराइज सिग्नेचरी एज द केस मे बी। तो ये फ्लो में सब आ गया। पर अगर डेफिशिएंसी होगी तो प्रॉपर ऑफिसर 7 दिन में रिप्लाई करेगा और नोटिस में लिख के देगा कि इतने डॉक्यूमेंट डेफिशिएंट है, आप हमें इतना प्रोवाइड कर दो। 7 दिन, पहले 3 दिन का। फिर नंबर 5 आप जाके देखोगे तो एप्लीकेंट क्या करेगा, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करेगा। एप्लीकेंट शुड रिप्लाई इन द फॉर्म जीएसटी रेग 04 विद इन द 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एससीएन। ये हो गया आपका 5 नंबर। फिर उन्होंने क्या बोला, अगर जीएसटी डिपार्टमेंट वापस से आ जाइएगा, ठीक है ना, यहाँ पे आपको दिया हुआ एप्लीकेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट एप्लीकेशन इज फाउंड डेफिशिएंट, तो वापस से वो मांगेंगे। अगर नहीं मिला तो वही आधार ऑथेंटिकेशन वाला प्रोसीजर आपको क्या करना है, फॉलो करना है। अगर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ है तो प्रॉपर ऑफिसर विल इश्यू द एससीएन इन फॉर्म जीएसटी 03 विद इन द 30 डेज, अर्लियर 21 डेज था फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ, क्या लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन। ठीक है ना, मतलब मान लो आपने सबमिट कर दिया एप्लीकेशन बट आधार वेरिफिकेशन नहीं करवाया, तो आधार वेरिफिकेशन नहीं करवाया तो उस केस में अगेन वो क्या करेगा, आपको 21 दिन, पहले 21 दिन था, अभी 30 दिन कर दिए फ्रॉम द जो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन होगा ना, वहां से 30 दिन के अंदर आपको नोटिस इश्यू करेगा। ठीक है, तो एप्लीकेंट को क्या करना है, तो एप्लीकेंट को आधार वेरिफिकेशन कर देना। समझ में आ गया। अगर आधार वेरिफिकेशन हो चुका है तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, नंबर आपको दे देंगे 7 दिन के अंदर। फिर नंबर 8 क्या दे रखा है वो तो हमने नीचे पढ़ लिया। नंबर 9 ये दे रखा है, प्रॉपर ऑफिसर इफ नॉट सेटिस्फाइड विद द एप्लीकेंट ही विल पास द ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन। वो जीएसटी रैंक 05 में इश्यू होगा। अगर वो नहीं सेटिस्फाइड है विद द रिप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर एप्लीकेंट, तो इन दैट केस ही विल पास द ऑर्डर ऑफ द रिजेक्शन। तो वो रिजेक्शन ऑर्डर इश्यू कर देगा, बोले हम आपको नंबर नहीं देंगे। ठीक है, सो ये ध्यान रखें। उसके बाद देखो नेक्स्ट, after the Aadhaar authentication, such person is also eligible for following purpose: for filing the application for the revocation of cancellation of registration, for filing the refund application, for refund of GST in IGST on the goods exported out of India। तो ये सब जो eligible person जो आधार ऑथेंटिकेशन जिसका होगा वही ये सारे काम कर सकते हैं। If Aadhaar number is not assigned to an existing registered person, मतलब आधार कार्ड नहीं है, such person shall be offered the alternate and viable means of identification in the prescribed manner. Such manner has been prescribed in 10B। मतलब एनरोलमेंट आईडी आपको देना पड़ेगा। मान लो आधार कार्ड नहीं है तो आधार एनरोलमेंट आईडी, जब निकलवाने जाते हैं आधार नंबर तो आधार एनरोलमेंट आईडी देना है। उसके साथ साथ आपको बैंक अकाउंट जो होता है उसका कोई आपको जैसे फोटोग्राफ होता है ना पासबुक का, बैंक पासबुक का, वो आपको देना है, या तो फिर कोई वोटर आईडी देना है, पासपोर्ट, उसके साथ हम आधार एनरोलमेंट आईडी के साथ ये साथ आपको डॉक्यूमेंट्स देने हैं। बैंक पासबुक चलेगा, वोटर आईडी चलेगा, पासपोर्ट चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस चलेगा। ठीक है, ओके। Such person shall undergo the authentication of Aadhaar number within the period of 30 days of the allotment of the Aadhaar number। तो सिर्फ उन्होंने प्रोसीजरल चेंजेस किए हैं और मेरे ख्याल से कुछ है नहीं इसमें। तो ये फ्लो पढ़ लेना, वो फ्लो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। जैसे आपको 5 मार्क की थियरी में पूछ लिया, एक्सप्लेन द आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी अंडर द जीएसटी, तो आप कैसे उसको करोगे। ठीक है, तो आपको इसी फ्लो में लिखना है। ठीक है, और अगर मान लो कि जैसे कंपनी है तो उनके पास नहीं होगा आधार कार्ड नंबर, पार्टनरशिप में तो नहीं होगा उनके पास, तो इन दैट केस पार्टनर या तो मैनेजिंग डायरेक्टर जो होगा कंपनी का वो आधार ऑथेंटिकेशन के लिए जाएगा। ठीक है, उनका वेरिफिकेशन वो करेंगे ना। आप सब लोगों को पता होगा कि जैसे जो जीएसटी में आपको जीएसटी नंबर कब लेना होता है, तो 20 लाख से ऊपर अगर टर्नओवर होता है तो सर्विसेज में नंबर लेना पड़ता है, और 40 लाख रुपए गुड्स के लिए था। बट अभी जो गुड्स है उसमें कुछ गुड्स है उसमें 40 लाख का लिमिट नहीं मिलता। ठीक है, तो उन्होंने ये लिखा हुआ है, enhanced threshold of the 40 lakh for the registration will no longer will be applicable to person exclusively engaged in making the supply of following goods namely। तो उसमें लिखा हुआ है, आप देखोगे इसमें, तो इसमें लिखा हुआ है आइसक्रीम, अदर एडिबल आइज, वेदर और नॉट,
ठीक है, इन लोगों को एडिशनल लिमिट नहीं मिलेगा। ओके, मतलब कंपलसरी है पान मसाला, टोबैको, ये सब जो आगे हमने कंपोजिशन स्कीम में नहीं देखा, ये सब इसमें उसने कवर किया हुआ है पहले से। ठीक है ना, तो ये जो एक्सटेंशन लिमिट वाली होती है ना 20 लाख 10 लाख वाली जो पहले थी हिस्टोरिकली, जब पहले आया था, वही वाली लिमिट यहाँ पे एप्लीकेबल होगी, इनको कोई एक्स्ट्रा लिमिट नहीं मिलेगा। ओके, तो ये ध्यान रखें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, क्योंकि ये एमसीक्यू में आ सकता है। टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट, उस चैप्टर में अमेंडमेंट दिया हुआ है, छोटा ही अमेंडमेंट बट आ सकता है कि ई इनवॉइसिंग कंपलसरी कर दिया है जिनका टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा है। कितने से ज्यादा है? 20 करोड़ से ज्यादा जिनका टर्नओवर है उनको ई इनवॉइसिंग करवाना मैंडेटरी है। ठीक है, तो अगर आपका टर्नओवर, उन्होंने लिखा हुआ है ई इनवॉइसिंग इज मैंडेटरी फॉर ऑल रजिस्टर्ड बिजनेसेस विद द एग्रीगेट टर्नओवर इन द एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब 17-18 जब से जीएसटी आया है ना, उसके बाद अगर किसी भी एक साल में अगर आपका टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा होगा ना, तो आपको कंपल्सरीली किस में जाना पड़ेगा? ई इनवॉइसिंग में जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर अगर आप ई इनवॉइसिंग में मान लो फॉल हो जाते हो, तो ई इनवॉइस जो है वो मैंडेटरी हो चुका है। समझ में आ रहा है ना, अगर 20 करोड़ से ज्यादा है तो। बट मान लो जिनका टर्नओवर 20 करोड़ से कम है सर, वो लोग वॉलेंटरीली आना चाहे तो वो लोग नहीं आ सकते, उन्होंने ना बोल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है एग्रीगेट टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए आपका। यस, ई इनवॉइस इज मैंडेटरी, ई इनवॉइस इज नॉट मैंडेटरी। वॉलेंटरीली क्या कर सकते हो? कैन ऑप्ट, वॉलेंटरीली ऑप्ट कर सकते हो, सॉरी नॉट ऑप्ट, आप नहीं कर सकते हो। टर्नओवर 20 करोड़ से क्या होना चाहिए? ज्यादा। पहले जब नया नया आया ना, 1 अक्टूबर 2020 को पहली बार उन्होंने बोला, तब लिमिट 500 करोड़ का था। कितना? 500 करोड़। फिर उन्होंने 100 करोड़ किया, फिर 50 करोड़ किया, अभी कितना कर दिया? 20 करोड़। तो 500 से शुरुआत की थी, 500 किया, फिर 100 किया, 50 किया, ठीक है ना, अभी कितना कर दिया? 20। ठीक है, पहले 500 करोड़, अगर एनी फाइनेंशियल ईयर 17-18 के बाद किसी भी फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है तो ई इनवॉइसिंग करना पड़ता है। अभी ई इनवॉइसिंग का बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है कि कैसे होना है, क्या इसका मैकेनिज्म कैसे है, तो ये ध्यान रखना। तो ये नीचे भी एक लिमिट लिखी हुई है, अर्लियर दिस लिमिट वाज एज फॉलोज, तो 500 करोड़ होगा तो ये वाला लिमिट, 100 करोड़ ये वाले डेट पे था, 50 करोड़ ये वाले डेट पे था, अभी 1 अप्रैल 2022 से कितना कर दिया? तो 20 करोड़ कर दिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फिर ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये क्लैरिफिकेशन जो उन्होंने इश्यू किया है। ठीक है ना, सर्कुलर आपको पढ़ना नहीं है, नोटिफिकेशन ही पढ़ना है। ठीक है, तो ये आप पढ़िएगा मत। ठीक है, इसको मैंने निकाल दिया। मैं थोड़ा आपको ब्रीफ उसका ओवरव्यू दे देता हूँ दोस्तों। वो बात ये करना चाहता है आपको कि क्यूआर कोड जो होता है ना, क्यूआर कोड का मतलब तो आप सब लोगों को पता है, लाइक इट इज अ क्विक रिस्पॉन्स कोड। ठीक है ना, नॉर्मली क्यूआर कोड मतलब हम जो बैंकिंग के लिए यूज करते हैं वही हमें क्यूआर कोड लगता है, बट इट इज नॉट लाइक दैट। क्यूआर कोड का मतलब क्या होता है? इट इज वन काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्स कोड विच इज इजीली एक्सेसिबल, जिसमें आपको सारी डिटेल्स जो होती है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, सो अभी क्या होता है कि लाइक क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है ना, तो जैसे B2C ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं उसमें गवर्नमेंट ने कुछ जगहों पे कंपलसरी किया है दिस क्विक रिस्पॉन्स कोड, क्योंकि B2C ट्रांजेक्शन्स में ही ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि जो सप्लायर है वो रजिस्टर्ड है भी या नहीं, वो चेक करने के लिए आप क्यूआर कोड को क्या कर सकते हो? स्कैन कर सकते हो, सो दैट यू विल गेट इजीली आइडिया अबाउट दैट के ये पर्सन का एग्जैक्टली जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको सारी उसमें मिल जाएगी। ठीक है, बट ये सर्कुलर उन्होंने इस संदर्भ में या इस रिलेशन में इश्यू किया कि जो क्यूआर कोड है ना, वो सप्लायर अगर आउटसाइड इंडिया बैठा होगा ना, तो वो अपने इनवॉइस में क्यूआर कोड मेंशन करके नहीं दे सकता, इफ द सप्लायर इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। तो जो लोग इंडिया में लोकेटेड है उनको ही क्यूआर कोड क्या करना है? अपने इनवॉइसिंग में देना है। और ये क्यूआर कोड B2C इनवॉइसेस में देना है। किसमें देना है दोस्तों? B2C इनवॉइसेस। B2B इनवॉइसेस में जरूरत इसलिए नहीं पड़ जाती क्योंकि वो टैक्स इनवॉइस जो होता है वो आप ट्रेस कर सकते हो B2B इनवॉइसेस में। B2C इनवॉइसेस में उन्होंने ये बोला।
तो सर इफ देयर इज नो डायनामिक क्विक रिस्पांस कोड फॉर दैट सप्लायर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, तो उनके लिए हमें क्या करना है, तो फॉर दैट गवर्नमेंट ने बोला कि यू हैव टू मेंशन द यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। कौन सा? यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको देना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ हैविंग द डायनामिक क्विक रिस्पांस कोड। ठीक है, फाइनल में बहुत ज्यादा डिटेल में आता है ये पर्टिकुलर पार्ट, बट ये सर्कुलर उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, सो इस चैप्टर में मतलब ये जो था उसमें मुझे जहां तक लगता है एमसीक्यू में 1 मार्क या 2 मार्क के एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछेंगे आप दैट ई इनवॉइसिंग इज कंपलसरी फॉर, डेट के साथ पूछेंगे। ध्यान रखना, पहले 500 था, फिर कितना 100, फिर 50, फिर कितना किया 20 करोड़। तो डेट ध्यान रखना, 1 अप्रैल 2022 से कितना किया है दोस्तों, 20 करोड़ किया है। और टर्नओवर 20 करोड़ कैसे गिनना है, लास्ट ईयर का 20 करोड़ नहीं देखा उन्होंने, in any of the year starting from 17-18, वहां से आपको 20 करोड़ से क्या होगा दोस्तों, ज्यादा अगर आपका टर्नओवर होगा तो उस केस में हम क्या लगा देंगे, ई इनवॉइसिंग कर देंगे। मैंडेटरी है उनके लिए, जिनका टर्नओवर 20 से कम है वो लोग वॉलेंटरीली भी नहीं आ सकते। समझ रहे हो दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो ये ध्यान रहे। उसके बाद ये तो थे सारे जीएसटी के अमेंडमेंट्स। जैसा मैंने आपको बताया, देयर इज नॉट मच अमेंडमेंट्स इन जीएसटी फॉर December 22 एग्जामिनेशन, सो यू आर लकी इनफ कि इतने कोई अमेंडमेंट्स हैं नहीं। हाँ, जो अमेंडमेंट्स हैं वो आपको पूछेंगे तो सही, ऐसा तो है नहीं कि अमेंडमेंट्स पूछेंगे नहीं, 10-15 से 20 मार्क्स का तो वेटेज रहता ही है, तो इसमें से कुछ पूछेंगे आपको बना के। मुझे जहां तक लगता है वो लोग आपको आधार ऑथेंटिकेशन वाला 5 मार्क का थियरी पूछ सकते हैं। ई इनवॉइसिंग का भी थियरी आ सकता है कि इनवॉइसिंग किन लोगों के लिए कंपलसरी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ई इनवॉइसिंग वाला करके जाइएगा, आधार ऑथेंटिकेशन वाला है वो आप लोग करके जाना। ठीक है, नाउ अभी हम करते हैं कस्टम्स के कुछ अमेंडमेंट्स। नाउ कस्टम्स के अंदर जो अमेंडमेंट्स उन्होंने किए वो सारे जो अमेंडमेंट्स है, ध्यान से समझना, कोई भी अमेंडमेंट लिमिट वाला अमेंडमेंट नहीं है। लिमिट मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि लाइक जो सोशल वेलफेयर सरचार्ज है कस्टम्स के अंदर, उसका रेट बढ़ा के इतना % कर दिया, या एफओबी का कैलकुलेशन है उसमें कुछ उन्होंने चेंजेस कर दिए। ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा मॉनेटरी अमाउंट जो उन्होंने चेंज किया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जो भी अमेंडमेंट्स उन्होंने किए हैं दोस्तों, वो अमेंडमेंट्स किसको ध्यान में रख के किए हैं, तो सारे के सारे प्रोसीजरल अमेंडमेंट्स है। कौन से अमेंडमेंट्स है? प्रोसीजरल। प्रोसीजरल मतलब क्या होता है कि लाइक जो बेनिफिट दे दिया, कि लाइक आपको कुछ कंसेशन दे दिया। Now this type of amendments is not longer amendments, जैसे कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी है, ऐसा एक उन्होंने रूल लेके आए हैं। तो वो जो अमेंडमेंट होते हैं वो टाइमिंग अमेंडमेंट होते हैं, कि लाइक आपको एक इनिशियल पुश देना था, उसके लिए उन्होंने अमेंडमेंट किया हो। उसके अलावा ये कुछ लंबा टिकने वाला नहीं है ये सारे अमेंडमेंट्स। तो दिस आर द ओनली रीड ओनली अमेंडमेंट्स। आई डोंट थिंक सो कि इसमें से कुछ वो लोग पूछेंगे, क्योंकि प्रोसीजर में अमेंडमेंट्स हुए। प्रोसीजर वाला आप देखोगे 10 साल के अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख लो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर जो होती है ना, उसके अंदर वो लोग ये पूछते हैं कि आईजीएम कैसे करना है, फाइल ईजीएम कैसे करना है, वो आपको पूछ सकते हैं। बट स्टिल हम देखेंगे सही, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि देखना नहीं है, बट इसमें एफर्ट लगाने का कोई मतलब नहीं है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। Implementation of the automation in the customs rules 2017 with effect from the 1st of March 2022. सो जो उन्होंने ऑटोमेशन, जैसे जीएसटी में जो ऑटोमेशन हुआ है, वो ऑटोमेशन वो कस्टम में भी रेप्लिकेट करना चाहते हैं। तो उस रेप्लिकेशन के अंदर उन्होंने क्या किए हुए कि हमें हमारी पूरी प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटेड करनी है। जैसे लाइक क्या होता है कि लाइक आपने सुना होगा बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी होती है। ठीक है, अगर आप गुड्स को होम कंजम्पशन में क्लियर करना चाहते हो या वेयर हाउस में डिपॉजिट करवाना चाहते हो, तो इन बोथ द केसेस यू हैव टू फाइल द बिल ऑफ एंट्री। Now this bill of entry is compulsory, you have to submit through the online portal only। मतलब आपको नेसेसरीली किसमें सप्लाई करना है कि नेसेसरीली आपको जो भी बिल ऑफ एंट्री है वो इलेक्ट्रॉनिकली ही फाइल करनी है, फिजिकली आप फाइल नहीं कर सकते अनलेस एंड अदरवाइज कुछ ऐसे एक्सीडेंटल कॉज है तो लॉ ने एक्सेप्शन दी है। ठीक है, तो ये सब चीजें उन्होंने अभी ऑटोमेशन मोड पे डाल दी कि बिल ऑफ एंट्री फाइल करना है, ऑटोमेशन मोड में फाइल करना है आपको। ठीक है ना, जो आपका स्टेटमेंट वगैरह होगा वो भी आपको ऑटोमेशन फाइल के थ्रू ही फाइल करना है। जितने भी टाइप के फॉर्म्स होंगे ना कस्टम्स में, वो भी ऑटोमेशन फॉर्म में ला दिया उन्होंने। ठीक है ना, फिर उसके बाद अगर आपको कस्टम ड्यूटी का पेमेंट भी करना है तो भी ऑटोमेशन फॉर्म में आ चुका है।
अगर आपको कस्टम्स में कोई असेसमेंट भी करना है तो वो भी ऑटोमेशन फॉर्म में आ चुका। तो मैंने जैसे क्या बताया आपको, ये सब चीजें जो है दैट कि दे आर स्विचिंग, मतलब दे आर इन ट्रांजिशन फेज फ्रॉम फिजिकल एक्टिविटीज टू दी ऑटोमेशन एक्टिविटीज। सो दिस टाइप ऑफ अमेंडमेंट्स आर नॉट यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स, क्योंकि उसका कोई मतलब है नहीं, ठीक है ना। दैट इज ओनली अ टेक्नोलॉजिकल अमेंडमेंट कि लाइक आपकी टेक्नोलॉजी पहले ये थी, ओके, नाउ इट बिकम लाइक दिस, सो इट विल नॉट चेंज योर टैक्स लायबिलिटी। आपकी टैक्स लायबिलिटी थोड़ी चेंज होगी, लाइक ये बिल ऑफ एंट्री में पहले फिजिकली फाइल करूं या इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करूं, द टैक्स लायबिलिटी वुड रिमेन सेम, रेट थोड़ी चेंज हो जाएगा, उसका कैलकुलेशन थोड़ी चेंज हो जाएगा। वो तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा बोले कि पहले आप फिजिकली फाइल करते थे, अभी आपको इलेक्ट्रॉनिकली फाइल, ठीक है, दैट्स इट। ये अमेंडमेंट उन्होंने किए हैं, ठीक है, बट स्टिल मैंने क्या बोला कि आपको पढ़ना तो है एक बार। सो देख लेते हैं उसके अंदर क्या उन्होंने रूल्स बनाए हैं, नए ऑटोमेशन रूल्स है सारे। सो मैं देखिएगा जरा, रेफरेंस इज ड्रॉन इन द कस्टम्स अमेंडमेंट रूल्स 2022 notified dated on the 1st of Feb 2020 so as to make the certain amendments in the existing custom rules, and this changes come into effect from the 1st March 2022. The amendments is aimed to simplifying the procedure with focus on the automation and the making the entire process क्या लिखा हुआ है contactless. This include the process of being automated. The rule prescribe the submission of the necessary details electronically. सब कुछ electronically file करना है through the common portal. Common portal is one notified by notification on 29th of March 21 and the accessible at URL IceGate, आपने शायद सुना हो icegate.government.in, ये वेबसाइट उन्होंने दी है। जैसे जीएसटी का जैसे gst.gov.in आप करोगे वैसे जीएसटी का पोर्टल खुलता है, तो इसका आइसगेट का है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। आईसी गेट भी बोलते हैं इसको, मैं आइसगेट बोलता हूँ, कुछ और बोलता होगा, आप ज्यादा लोड मत लेना। The various forms have been standardized and notified for the purpose of the electronic submission of the details. Individual transaction-based permission and intimation, such as the intimation of intent to import goods at a concessional rate of duty. आपने देखा होगा preferential rate of duty होता है जिसमें जीएसटी कस्टम ड्यूटी का रेट कम रहता है आपके लिए, तो वो आप पहले से इनिशिएट कर दो। आपने एडवांस बिल ऑफ एंट्री के बारे में सुना होगा, तो वो भी आप पहले से इसमें कर सकते, ठीक है। परमिशन टू री एक्सपोर्ट और क्लियर द गुड्स डोमेस्टिकली are all being done on the automation mode. Monthly statement would be submitted. Procedure for the inter-unit transfer of the imported goods has been provided. Warehouse goods को आपको बेचना है किसी और को, तो वो भी आप बेच सकते हो। Electronic options for the voluntary payment through the common portal as specified is also being developed for the implementation. Online payment आप कर सकते हो। Procedure to be followed by an importer for the ease of understanding. The procedure is set up in the IGCR rules 2017 and the clarification for the smooth implementation are summarized below. ठीक है, तो अभी क्या होता है, देखो मैं फ्लो आपको समझा देता हूँ। इसका फ्लो इसमें ये है कि अगर आपको ऑनलाइन में जाना है, मतलब ऑनलाइन प्रोसीजर में जाना है एज अ जो उसका पोर्टल जो है उसको यूज करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि एक आपको, जैसे आपने शायद सुना होगा कि लाइक आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर होना जरूरी है, ठीक है। सो जैसे जीएसटी नंबर होता है, ठीक है, वैसे आपका आईसी गेट का आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, ठीक है। वो आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको मतलब उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा, ठीक है ना, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में आईजीसीआर नंबर, या तो आईजीसीआर भी बोल सकते हो या IIN भी बोल सकते हो, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन नंबर, ओके। अभी ये नंबर लेने से क्या होगा और ये नंबर किसको मिलता है, तो दो नंबर, उसके लिए आपको सब डिटेल्स वगैरह देनी पड़ेगी, लोकेशन ऑफ इंपोर्टर देना पड़ेगा, जॉब वर्कर है तो जॉब वर्कर की डिटेल्स देनी पड़ेगी, फिर जो भी एप्लीकेंट है उन सब चीजों की डिटेल आपको देनी पड़ेगी, ठीक है ना। फिर कौन सी जगह पे आपके गुड्स इंपोर्ट होते हैं ज्यादातर, मतलब इंटेंडेड पोर्ट, ठीक है, या तो फिर जिस जगह पे आपके गुड्स आने वाले हैं उन सब का आपका डिटेल देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही ये सारी इंफॉर्मेशन दोगे आप, जैसे ही आप सारी इंफॉर्मेशन दोगे तो आपको जनरेशन हो जाएगा आपके यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर का, ठीक है, और ये कॉमन पोर्टल पे आपको एक्सेसिबल होगा। तो कभी भी आप कॉमन पोर्टल यूज करना चाहते हो तो दिस आइडेंटिफिकेशन नंबर कैन बी यूज फॉर द फर्दर कम्युनिकेशन एंड ऑल सबमिशन, ठीक है ना, वो आप इश्यू कर सकते। आपके पास ऑप्शन रहता है कि ये जाके आप अमेंड कर सकते हो, ठीक है ना, मतलब ये जो आईजीसीआर नंबर आपको इश्यू किया जाएगा उसको आप अमेंड कर सकते हो।
जैसे वो पोर्ट है तो मैंने बोला कि ये पोर्ट पे गुड्स आने वाला है, उसकी जगह आपको चेंज करके किसी और पोर्ट का नाम एंटर करना है तो यू कैन चेंज इट, ठीक है। तो यू कैन चेंज द डिटेल्स एज वेल, ठीक है ना, तो वो आप चेंज कर सकते हो। ये सब कुछ उन्होंने इसमें बताया हुआ है। ओके, तो कॉमन पोर्टल को एक्सेस करने के लिए आपके पास ये नंबर होना चाहिए। दूसरा, आपने क्या किया पता है, ये आईजीसीआर पे जाके बिल ऑफ एंट्री फाइल की ऑनलाइन। अभी आपको जो गुड्स है वो होम कंजम्पशन में क्लियर करना है, तो आपको पेमेंट गेटवे आएगा और पेमेंट करके बाहर निकल। बट मान लो कि आपको होम कंजम्पशन में क्लियर नहीं करना है, मतलब आप करना अभी नहीं चाहते हो, आपको गुड्स वेयरहाउस में डिपॉजिट करना है, तो यू कैन इजीली डिपॉजिट इनटू द वेयरहाउस एज वेल। तो वेयरहाउस में आप जब गुड्स डिपॉजिट करवाओगे तो अगेंस्ट आपको पता होगा, लॉ में ये लिखा हुआ है कि वेयरहाउस में जब गुड्स आप डिपॉजिट करवा दो तो यू हैव टू फर्निश द गारंटी और द बॉन्ड, वी कैन से 3 टाइम्स जो ड्यूटी बॉन्ड होता है वो आपको असाइन करना होता है, ठीक है। तो वो ड्यूटी बॉन्ड आपको असाइन करना है, वो भी आपको ऑनलाइन करना है। तो सब चीजें ऑनलाइन कर दी है। मैंने क्या बोला, जो पहले था वो सब कुछ ऑनलाइन कर दिया, और कुछ लॉ में अमेंडमेंट नहीं हुआ है, सिर्फ वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से ये सब हम पढ़ रहे हैं। तो वो सब बातें इसमें लिखी होगी, आप 4.4 पढ़ोगे ना, तो वन टाइम कंटिन्यूटी बॉन्ड एक साथ सारी, जैसे आप नहीं पढ़ते वो लाइक वन टाइम, मतलब एक साथ 1000 करोड़ का बॉन्ड एग्जीक्यूट कर दिया, फिर क्या होगा पता है, वो 1000 करोड़ का बैलेंस दिखता रहेगा। फिर आपने एक वेयर हाउस में गुड्स रखा तो उतना बैलेंस वहां से माइनस हो जाएगा, मतलब वो दिखेगा बैलेंस आप, जैसे वो नहीं होता अपने वॉलेट में पैसा पड़ा होता है, 1000 रुपए का बैलेंस है, आप कहीं पे भी उसको स्वाइप करो, फिर जब बैलेंस कम हो जाए तब रिचार्ज करवा दो। तो वो वाली बात उसमें भी यहाँ पे लिखी, थोड़ा बड़े लेवल पे बात की मैंने, थोड़ा आपको इजी वे में बताया, ठीक है। सो इट इज अ कम्प्लीटली ऑटोमेशन, ओके, दैट द आईसी गेट पोर्टल जो उन्होंने किया हुआ है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। और जैसे ये सब चीजें आप करोगे, मतलब सारी चीजें जो आप अपने आईसी गेट पोर्टल पे आप दोगे, तो उसके बेसिस पे आपको गुड्स वगैरह जो है वो आपके प्रीमाइस, मतलब जो पोर्ट है वहां पे आ जाएंगे, एंड देन यू कैन इजीली एक्सेस द गुड्स। तो इससे होगा क्या, इससे फायदा क्या हुआ दोस्तों, ये अमेंडमेंट ऐसे एकेडमिकली तो इतना आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, बट प्रैक्टिकल लाइफ में इट इज अ मास्टर स्ट्रोक। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि लाइक बहुत स्लो मूविंग प्रोसेस होती है कस्टम्स की। स्लो मूविंग से मेरा मतलब ये है कि लाइक जो चीजें हैं वो स्लो मूविंग होती है। तो ये आईसी गेट के आने की वजह से क्या हो जाती है, चीजें जो है वो फास्टर, लॉजिस्टिक्स आपका थोड़ा फास्ट हो जाता है, और लॉजिस्टिक्स जिस कंट्री का फास्टर होता है, ठीक है, उसका ग्रोथ भी एक पेस से ग्रो होता है, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने ये आईसी गेट सिस्टम बनाया होता है, ठीक है ना। तो जस्ट जस्ट फॉर योर रेफरेंस पर्पस आप इसको सिर्फ और सिर्फ एक बार पढ़ के जा सकते। एग्जाम में शायद मान लो पूछ लिया आईसी गेट, पूछ लिया एक्सप्लेन दी आईसी गेट, तो दाव हो जाएगा आपका। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैंने इसलिए ओवरव्यू आपको दे दिया कि आईसी गेट का मतलब क्या होता है। इट इज नथिंग बट दी आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइडेड टू द इंपोर्टर। जो लोग फ्रीक्वेंटली इंपोर्ट करते हैं उनको एक इजी एक्सेस मिलता है, और प्रायोरिटी एक्सेस मिलता है ना। आप सब चीजों को क्या कर सकते हो, लाइक इस तरह से आप अगर डील करोगे तो उसमें चीजें आपको बहुत जल्दी इजीली क्या हो जाएगी, एक्सेसिबल होगी ना। और जो बड़े एक्सपोर्टर्स है लाइक एसईजेड यूनिट है या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स जो है, वो लोग तो आईसी गेट ही इस्तेमाल करते हैं सिंस फ्रॉम द 2017 ऑनवर्ड्स, क्योंकि इट इज देयर इन द 2017, तो वो वहां से इसको यूज करते हो रहा है। समझ रहे हो दोस्तों? तो इसको सिर्फ एक बार पढ़ लीजिएगा, आई डोंट थिंक सो कि इसमें से वो लोग आपको कुछ पूछेंगे भी, ठीक है। बट मैंने क्या बोला कि आप थियोरेटिकली वो चैप्टर, मतलब ये जो पॉइंट है उसको याद रख सकते हो, दैट आईसी गेट का क्या एग्जैक्टली इंपॉर्टेंस। समझ में आ गया सबको? कोई डाउट हो तो पूछो। तो ये था आईडीटी के अमेंडमेंट्स थे, ठीक है। तो ये क्या करता हूं मैं, ये फाइल में आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये फाइल में से आप लोग अमेंडमेंट्स देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं आएगा इसमें। कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लो। फिर वो डीटी का लेक्चर का मैं ग्रुप में अनाउंस कर दूंगा, ठीक है।
सो उसका लेक्चर कब है, क्योंकि उसमें स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। सो मैं बता दूंगा कि उसका लेक्चर कब होगा। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, तो मैं ये फाइल आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है ना, सारे ग्रुप्स में भेज देता हूँ, ठीक है ना। तो आप उसको, जिनको ना मिले, मान लो कि कोई ग्रुप में नहीं है, तो वो मुझे मैसेज कर सकता है, नंबर तो सबके पास होगा ही, ठीक है। तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ये फाइल प्रोवाइड कर दूँगा। डन एवरीवन? ओके, तो मिलते हैं डीटी के लिए, जो हमारा रिवीजन सेशन है उसका पेंडिंग, ठीक है। तो उसके लिए मिलते हैं, टाइमिंग वगैरह मैं आपको अनाउंस कर दूंगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली तो थर्सडे को ही होगा, वेडनेसडे या थर्सडे को, ठीक है। सो मैं आपको बता दूंगा कि क्या टाइमिंग होगा उसका। उसमें लंबा सेशन हमें चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट भी उसका उस लेवल का है, ठीक है। चलो यहाँ तक रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। कोई डाउट आता है तो आप मुझे पूछ सकते हो सर, ठीक है। अगर हमें रिपीटेशन के लिए अगर ये लेक्चर